हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में हम आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स ये जो चैप्टर है इसके हम क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज कर रहे हैं। एग्जामिनेशन में इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर्स बना करके आते हैं, तो बिना देरी किए हुए हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आपका रेस्पिरेशन से संबंधित जो आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है उससे संबंधित क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है जो आपका फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन और कीमो रेस्पिरेशन वाला क्वेश्चन आपने किया था, तो फोटो रेस्पिरेशन के क्या क्या नुकसान हैं वो इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। एक्सप्लेन हाउ द फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेज आर ओवरकम इन प्लांट्स लाइक शुगर केन, यानी गन्ने के पौधे में किस तरह से फोटो रेस्पिरेशन से हुआ जो नुकसान है उसकी भरपाई होती है। तो आंसर में लिखेंगे द डिसएडवांटेजेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन आर, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन से होने वाले नुकसान निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पहला नंबर, नो एनर्जी रिच कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं बनता है जिसमें एनर्जी प्राप्त होती हो, कोई भी एनर्जी रिच कंपाउंड जो है नहीं बनता है। दूसरा क्या है, as much as half of the photosynthetically fixed carbon dioxide may be lost by photorespiration, यानी कि जो हम फोटोसिंथेसिस के द्वारा फिक्स करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वो फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो जाती है, लॉस्ट हो सकती है आधे से ज्यादा। उसके बाद और क्या नुकसान है, इट इज अ लॉस ऑफ द नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रीन प्लांट्स, यानी कि इस प्रोसेस के कारण क्या हो जाता है, जो ग्रीन प्लांट की खाना बनाने की नेट प्रोडक्टिविटी की क्षमता है वो लॉस में चली जाती है। वो क्षमता कैसी हो जाती है, लॉस में चली जाती है। टू ओवरकम द फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेज, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन से होने वाली लॉसेस की भरपाई के लिए पौधे क्या करते हैं, जैसे गन्ने के पौधे में क्या होता है, लाइक शुगर केन एंड ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव डेवलप्ड एन एडिशनल साइकिल कॉल्ड एज C4 पाथवे, जिसको आप हैच एंड स्लैक पाथवे के नाम से जानते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए गन्ने के पौधे में या उष्णकटिबंधीय जो पौधे होते हैं उनमें C4 पाथवे डेवलप कर लिया जाता है। C4 पाथवे में आप सभी को पता है कि उसमें मोर देन यूजुअल ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। C4 पाथवे जो है वो मोर एनर्जी एक्सपेंसिव है C3 पाथवे के मुकाबले, है ना। तो भरपाई करने के लिए C4 पाथवे जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये उस पौधे में पाया जाने वाला अनुकूलन है जो नुकसान की भरपाई करता है। इसको नोट करेंगे, तीनों पॉइंट्स को भी नोट करेंगे बच्चों, और ये वाला कारण भी नोट करेंगे कि किस तरह से फोटो रेस्पिरेशन में होने वाले नुकसान की भरपाई जो है वो पौधा, गन्ने का पौधा कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, यानी एक ही पॉइंट बताना है आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या अंतर है। द क्लोरोफिल ए हैज मेथिल ग्रुप, क्लोरोफिल ए में क्या होता है, मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एट द 3rd कार्बन पोजीशन पे, और क्लोरोफिल बी में क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसी सेम 3rd कार्बन पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, why does chlorophyll appear green in reflected light and red in transmitted light, यानी कि क्लोरोफिल जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट में क्यों ग्रीन दिखाई पड़ता है और ट्रांसमिटेड लाइट में क्यों रेड दिखाई पड़ता है ना। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफिल टू एब्जॉर्ब सर्टेन रेज ऑफ लाइट्स, जो हरित लवक होती है
उसके अंदर एक स्पेशल गुण होता है कि वो कुछ सर्टेन प्रकाश की किरणों को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। द लाइट इज स्प्लिट अप इनटू 7 कलर्स। जब किसी भी लाइट को प्रिज्म पे डाला जाता है तो वो 7 रंगों में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोरोफिल। हरित लवक की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो प्रकाश की किरणों को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए लाइट जो है जब किसी भी उस पे प्रिज्म पे या किसी भी सरफेस पे डाली जाती है, स्प्लिट अप इनटू 7 कलर्स एंड दीज कलर्स फॉर्म अ सीरीज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। वो जो एक प्रकाश की किरण है, वो जो प्रकाश की किरण है जो पड़ती है ना, तो टूट जाती है, स्प्लिट अप हो जाती है, 7 कलर्स में आ जाती है और वो कलर्स फॉर्म कर लेते हैं एक सीरीज को। उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना, तो वो वाला द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल इज मैक्सिमम फॉर द रेड लाइट। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल का, हरित लवक का, मैक्सिमम कहाँ होता है, रेड लाइट के लिए वो मैक्सिमम होता है 700 नैनोमीटर पे, एंड इट अपीयर्स रेड इन द ट्रांसमिटेड लाइट। और ये ट्रांसमिटेड लाइट में रेड कलर का दिखाई पड़ता है। दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर रेड लाइट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू द मैक्सिमम। यानी कि ये जो रेड कलर की लाइट है, इस लाइट जहां पर ये लाइट पहुंच रही है उस जगह पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का जो दर है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की दर जो है, उस स्थान पे अधिकतम होती है जहां पे रेड लाइट वाला स्पेक्ट्रम प्रेजेंट होता है। द क्लोरोफिल अपीयर्स ग्रीन इन रिफ्लेक्टेड लाइट। और जो हरित लवक है वो रिफ्लेक्टेड लाइट में ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ग्रीन लाइट ऑफ सनलाइट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल बट इज रिफ्लेक्टेड बैक। और जो ग्रीन कलर की लाइट है वो क्लोरोफिल के द्वारा क्या होती है, एब्जॉर्ब नहीं की जाती है बल्कि रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है आपकी आंखों को, वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो हरे रंग का दिखाई पड़ता है। यानी कि जो लाइट वापस आई वही लाइट आपको दिखाई पड़ती है और जो लाइट एब्जॉर्ब हो गई वो आपको नहीं दिखाई पड़ती है। समझ में आ गया है बिल्कुल। इसमें जैसे आप सबको पता है कि जो लाइट पड़ती है तो इस वाले सीरीज में, है ना, लाइट इस सीरीज में आपका टूट जाती है, विबग्योर, है ना। ये आपके 7 रंग हैं जो किसी भी लाइट के 7 रंगों के रूप में होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। तो विबग्योर वाले सिस्टम में स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें रेड और ब्लू वाले पोर्शन पे सबसे ज्यादा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की उसमें दर सबसे ज्यादा होती है और उसके अलावा जो बाकी हैं उनमें दर कम होती है। ग्रीन कलर की लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, इसलिए क्लोरोफिल जो है वो हमें कैसा दिखाई पड़ता है, क्लोरोफिल अपीयर ग्रीन इन रिफ्लेक्टेड लाइट, और रेड दिखाई पड़ता है तब जब ट्रांसमिटेड लाइट में हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what would be the effect of removing all green plants from the face of the earth? सोचने की बात है कि अगर हर प्रकार के ग्रीन पौधे को पृथ्वी पर से हटा दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो इसको आपको आंसर सोचना है और अलग अलग बच्चा थोड़े से शब्दों का हेर फेर के अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो क्या है, बाय रिमूविंग ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधों को यदि पृथ्वी से रिलीज कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ये केवल एक कल्पनात्मक प्रश्न है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, केवल कल्पना की जा रही है और कल्पना से ही आपसे आंसर जानने की कोशिश की जा रही है कि यदि ऐसा हो तो क्या होगा, है ना। तो आपको कल्पना में ही सोचना है और अंदाजा लगाना है कि यदि ऐसी सिचुएशन हो तो क्या होगा। ये कंडीशनल क्वेश्चन है आपका। देयर वुड बी नो फोटोसिंथेसिस, यानी कि यदि ग्रीन प्लांट्स को पृथ्वी से हटा दिया जाए एकदम,
तो क्या होगा, केवल एक प्रक्रिया पृथ्वी से खत्म हो जाएगी और वो प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस की, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की, यानी कि भोजन निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में सोलर एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फूड, यानी कि इस पृथ्वी पर दूसरी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सूर्य की ऊर्जा को ट्रैप करके हम उसको यूज कर सके। सूर्य की ऊर्जा को ट्रैप करके सोलर एनर्जी को अपने पास रोक कर अगर भोजन के निर्माण की प्रक्रिया में, भोजन निर्माण में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए केवल एक प्रोसेस है और वो है प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में सोलर एनर्जी भोजन के रूप में नहीं बदली जा सकेगी, इसलिए ऑल अदर लिविंग बीइंग्स विल नॉट गेट फूड। अब प्रॉब्लम देखिए, सुनने में और कहने में कंडीशनल क्वेश्चन पूछने में बहुत आसान है, लेकिन इसका जवाब क्या है कि सभी जीवित जो सजीव हैं वो यदि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, तो उनको भोजन नहीं मिलेगा। अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आपको ये बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो भोजन किसी भी जीव को नहीं मिलेगा, चाहे वो प्राथमिक उपभोक्ता हो, चाहे द्वितीयक उपभोक्ता हो, चाहे तृतीयक उपभोक्ता हो, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, इस पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी जीव को भोजन नहीं मिल पाएगा। तो क्या होगा, अल्टीमेटली दे विल डाई एंड दिस अर्थ बिकम लाइफलेस। और इससे क्या हो जाएगा, सभी प्रकार के जीव जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्राप्त करते हैं वो नहीं रहेंगे और फिर पृथ्वी जीवन विहीन हो जाएगी। तो ये सोचने की बात है, फिर कौन बचेगा, फिर कौन बचेगा, फिर वही बच सकता है जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन पर निर्भर नहीं है। जैसे शेर, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, पेड़ पौधे, कुछ नहीं बचेगा, केवल बचेंगे क्या, केवल बचेंगे बैक्टीरियाज जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, फिर से जो एक कहावत सुनने आती, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तो ये कंडीशन एक लाइन में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो खत्म हो जाएगी और जीवन जो है वो नहीं रहेगा पृथ्वी पे, है ना। तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा था लेकिन आंसर जो है वो बहुत खतरनाक सा। तो इस सिचुएशन को हम लोगों को प्रदूषण कम करना होगा, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस निरंतर चलती रहे और ये जीवन, पृथ्वी पर जीवन जो है वो लगातार बना रहे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बच्चों। व्हाट टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अपुंशिया। ये क्वेश्चन आपका 10th क्लास में भी पूछा गया था। अब चूंकि आपका फोटोसिंथेसिस हायर लेवल पे पढ़ाया गया है आपको क्लास 11th में। What takes over the function of photosynthesis in अपुंशिया, यानी कि मरुस्थलीय पौधे की बात हो रही है। जब अपुंशिया की बात हो रही है तो अपुंशिया क्या है, ये एक मरुस्थलीय पौधा है, मरुस्थलीय पौधा है और इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होती है। आपने कैम पाथवे के द्वारा सुना, वही प्रोसेस फोटोसिंथेसिस फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द स्टेम इन अपुंशिया। जो अपुंशिया है, अपुंशिया के पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा पूरी की जाती है, टेकन ओवर कर ली जाती है स्टेम के द्वारा। क्योंकि अपुंशिया में जो लीव्स होती हैं, लीव्स कांटे के रूप में होती हैं और स्टेम जो है वो हरे रंग की होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो स्टेम के द्वारा पूरी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, नेम 2 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बिलोंगिंग टू क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल से बिलोंग करने वाले 2 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के नाम आपको बताने हैं। तो वो है आपका क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर द 2 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बिलोंगिंग टू क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल फैमिली में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी 2 ऐसे प्रकाश संश्लेषी लवक हैं
जो क्लोरोफिल फैमिली में बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोटो रेस्पिरेशन पोजेस थ्रेट टू प्लांट्स येट इट अकर्स इन एंजियोस्पर्म्स और व्हाई? फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जो है वो एक थ्रेट है प्लांट्स के लिए, यानी कि वो फोटो रेस्पिरेशन से कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है, और उससे किसी तरीके की कोई एनर्जी रिच कंपाउंड नहीं बनता है इस प्रोसेस में, और जो फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो लॉस्ट हो सकती है फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। तो ये क्या है, ये एक नेट लॉस है, नेट प्रोडक्टिविटी में लॉस होता है C3 प्लांट्स के लिए भी और ग्रीन प्लांट्स के लिए भी। तो इस फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस के लिए एंजियोस्पर्म्स में, जैसे कि शुगर केन है, उसमें एक नया एडिशनल साइकिल डेवलप हो जाता है ना, जिसमें कुछ एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। फोटो रेस्पिरेशन इज अ थ्रेट टू प्लांट्स बिकॉज नो एनर्जी रिच कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी रिच कंपाउंड का प्रोडक्शन नहीं होता, तो इसीलिए क्या है, फोटो रेस्पिरेशन जो प्लांट्स के लिए एक थ्रेट के जैसे काम करता है। हाफ ऑफ द फोटोसिंथेटिकली फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड में बी लॉस्ट बाय फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि आधे से ज्यादा जो फोटोसिंथेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है वो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में लॉस्ट हो सकता है। मोर ओवर इट इज अ लॉस टू द नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रीन एंड C3 प्लांट्स। और ये क्या है, ये एक नेट प्रोडक्टिविटी में लॉस है ग्रीन और C3 प्लांट्स के लिए। टू ओवरकम द फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस, फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस से ओवरकम करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए, एंजियोस्पर्म्स में लाइक शुगर केन दे हैव डेवलप्ड एन एडिशनल साइकिल कॉल्ड एज C4 पाथवे। वही C4 पाथवे जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, हैच एंड स्लैक पाथवे, जिसमें 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है ना। तो ये क्वेश्चन था, इसका आपने सॉल्यूशन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द एंजाइम्स दैट कैटेलाइज, क्वेश्चन नंबर 29 है, आर द एंजाइम्स दैट कैटेलाइज द डार्क रिएक्शंस ऑफ कार्बन फिक्सेशन लोकेटेड इनसाइड द थाइलाकॉइड्स और आउटसाइड द थाइलाकॉइड्स? यानी कि वो एंजाइम जो उत्प्रेरकों के रूप में डार्क रिएक्शन में काम करते हैं, कार्बन फिक्सेशन के टाइम पे जो डार्क रिएक्शन होती है कार्बन फिक्सेशन वाली, उसमें जो एंजाइम्स उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, इनसाइड द थाइलाकॉइड्स और आउटसाइड द थाइलाकॉइड्स, यानी थाइलाकॉइड्स के अंदर या थाइलाकॉइड्स के बाहर। तो आंसर लिखेंगे, द स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा में, यानी कि जो डबल मेम्ब्रेन लेयर की क्लोरोप्लास्ट होती है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो द्रवीय भाग है वो क्या है, स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग एटीपी, जो एटीपी ऊर्जा के एटीपी फॉर्म को यूटिलाइज करने में सक्षम होते हैं, एंड NADPH2 टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। और NADPH2 को भी यूज कर सकते हैं क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, यानी कि भोजन बनाने के लिए डार्क रिएक्शन के दौरान। तब द कार्बन फिक्सेशन अकर्स इन द स्ट्रोमा, इसलिए कार्बन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है जो स्ट्रोमा में होती है बाय अ सीरीज ऑफ एंजाइम्स कैटेलाइज्ड स्टेप्स व्हिच आर लोकेटेड आउटसाइड द थाइलाकॉइड्स। क्वेश्चन था कि कार्बन फिक्सेशन की प्रोसेस में इनसाइड द थाइलाकॉइड्स एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं या आउटसाइड द थाइलाकॉइड्स एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो चूंकि ये प्रोसेस स्ट्रोमा में होती है, इसलिए वो एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द थाइलाकॉइड्स एंड नॉट इनसाइड द थाइलाकॉइड्स। जिन बच्चों ने क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो अपने माइंड में आप क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को अगर रिकॉल करें तो आपको ध्यान आएगा कि थाइलाकॉइड्स जो थे वो क्या थे, थाइलाकॉइड्स आपका भोजन की बोरियों की तरह, जैसे मान लीजिए ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस लेयर है ना, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर इस तरीके की संरचना थी, बहुत सारी, पूरा ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक, जिसको हम पूरी गड्डी को ग्रेना कहते हैं। और एक बोरी ये अगर बाहर निकाल दी जाए
तो ये एक बोरी क्या है, ये है थाइलाकॉइड। इस एक बोरी को हम थाइलाकॉइड कहते हैं। तो जो बच्चों को स्ट्रक्चर आता है वही इसको समझ सकते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और उसका आपको आंसर क्या लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, स्पेसिफाई 2 कंडीशंस इन विच फोटो रेस्पिरेशन में टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स। ऐसी 2 कंडीशंस आपको बतानी है जब फोटो रेस्पिरेशन जो है वो ग्रीन प्लांट्स में होने लग जाए, है ना। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये दोनों ऐसी कंडीशंस हैं जब फोटो रेस्पिरेशन जो है वो टेक्स प्लेस, फोटो रेस्पिरेशन में टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स व्हेन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को कार्बोक्सिलेज एंजाइम, RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, वेयर डज कार्बन फिक्सेशन अकर इन क्लोरोप्लास्ट। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो 1 अंक में ही पूछे जाएंगे। ये आपका 1 अंक में ये भी पूछा जाएगा और 1 अंक का ही प्रश्न ये भी पूछा जाएगा। वेयर डज द कार्बन फिक्सेशन अकर इन क्लोरोप्लास्ट। चूंकि ये रिवीजन चल रहा है इसलिए हम थोड़ा सा तेज चल रहे हैं। आप पहले भी इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब क्या करना है, उससे कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही है। तो अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होती है आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलेंगे, समझते चलेंगे, है ना। वेयर डज कार्बन फिक्सेशन अकर इन क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक में कार्बन फिक्सेशन किस लोकेशन पे होता है ना। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कार्बन फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा। कार्बन फिक्सेशन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है ऑफ क्लोरोप्लास्ट बाय अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस, यानी कि जो एंजाइम के उत्प्रेरकों वाले अभिक्रियाएं हैं उनकी एक सीरीज होती है और कार्बन फिक्सेशन उसके द्वारा स्ट्रोमा में परफॉर्म किया जाता है। तो आपको आंसर हमेशा टू द पॉइंट लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, कंफ्यूजिंग आंसर नहीं लिखना है, जो पॉइंट है उतना ही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। इसको सबको, हर क्वेश्चन को आप नोट करते चलेंगे साथ साथ में, क्योंकि जब आप कोई चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उस समय अगर आप लिखते भी हैं तो आपको बाद में फिर वो पढ़ने की या रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ साथ आप रिवाइज करते चलते हैं, आपको वो चीजें लर्न होती जाती हैं, है ना। इसको हम ऑडियो विजुअल एड्स कह सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स फॉर लर्निंग, जहाँ पे पढ़ते समय, सीखते समय आपके कानों का भी यूज हो रहा है, आंखों का भी यूज हो रहा है और आप अपने हाथों का भी यूज कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और साथ साथ लिख भी रहे हैं, है ना। Cite 2 examples of photosynthetic microorganisms which also fix atmospheric nitrogen. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2 ऐसे उदाहरणों के बारे में बताइए जो प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्म जीव हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रकाश संश्लेषी ऐसे सूक्ष्म जीव जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करने में सक्षम है, उनमें 2 के नाम आपको लिखने हैं। वो कौन कौन से हैं? वो 2 सूक्ष्म जीव निम्नलिखित हैं और पहले में लिखेंगे एनाबिना और दूसरे में लिखेंगे नॉस्टॉक। पहले में लिख देंगे एनाबिना और दूसरे में लिखेंगे नॉस्टॉक। ये दोनों के दोनों सूक्ष्म जीव जो हैं ये प्रकाश संश्लेषी भी हैं और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं और पौधे के लिए इसको यूज किया जा सकता है। नोट करेंगे इसको सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 33 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, फ्रॉम वेयर डू कीमो ऑटोट्रॉफ्स डिराइव एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ देयर फूड। कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो अपने फूड की सिंथेसिस में, फ्रॉम वेयर डू कीमो ऑटोट्रॉफ्स, रसायन संश्लेषी जो पौधे होते हैं, ऐसे स्वपोषी पौधे जिसमें कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा भोजन बनता है,
वो एनर्जी अपने फूड की सिंथेसिस के लिए एनर्जी कहाँ से लेते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर में लिखेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ्स derive energy for synthesis of their food by oxidizing same inorganic substances and not from sunlight। यानी कि जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, आप सभी को पता है कि जो स्वपोषी पौधों की जो कैटेगरी आपको बताई गई थी, उनका जो क्लासिफिकेशन है, उसमें आप सबको पता है कि पोषण के आधार पे जीव जो हैं वो दो कैटेगरीज में होते हैं। पोषण के आधार पे जीव जो हैं दो कैटेगरी में होते हैं। एक होता है आपका स्वपोषी और दूसरा होता है आपका विषमपोषी, है ना। आप इस कॉन्सेप्ट को यदि रिकॉल करें तो पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी, दूसरा होता है विषमपोषी। विषमपोषी, तो विषमपोषी में विषमपोषी, तो विषमपोषी में क्या होता है, स्वपोषी भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रकाश संश्लेषी और एक कैसा होता है, एक होता है रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी, है ना। तो प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी, यानी कि दो प्रकार की कैटेगरीज हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। एक जिसमें प्रकाश की यानी कि सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ सनलाइट, यानी कि ये कैसी प्रोसेस है, ये सनलाइट पे डिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी कि सूर्य के प्रकाश पर ये प्रोसेस डिपेंडेंट है। कौन सी, प्रकाश संश्लेषी भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है ये किस पर निर्भर है, ये सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। इसकी निर्भरता किस पर है, सूर्य के प्रकाश पर इसकी निर्भरता है, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है ये। और जो आपका रसायन संश्लेषी प्रोसेस है, इसमें चूंकि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनमें ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसमें किसी भी प्रकार से सूर्य के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि ये रसायन संश्लेषी जो बैक्टीरियाज हैं ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन कहीं अंधेरे में भी बना सकते हैं। यहाँ पे किसकी जरूरत होती है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन की या ऑक्सीकरण की जरूरत होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। देखिए बच्चों, सिलेबस जो है वो लेंदी होता है, चीजें आपको बहुत बताई जाती हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आप 11th में हैं तो आपको 6th से लेकर के जो चीजें आपने छोटे छोटे तौर पे पढ़ी थी, अब 11th क्लास में वही कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत डीप और डीपर पढ़ाए जाएंगे। तो उसमें क्या है, कंटेंट पॉइंट वही, जैसे प्रकाश संश्लेषण हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन इस बार जब हमने पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा, उसको थोड़ा सा डीप किया, है ना। अलग अलग कौन कौन से पाथवे यूज होते हैं, कौन कौन सी स्टेप्स यूज होती हैं, उससे हमने प्रकाश संश्लेषण को पढ़ा। तो इसी तरह से ये चीजें आपको छोटी क्लास में भी बताई गई थी। पोषण के आधार पे दो प्रकार से होता है पोषण, स्वपोषी पोषण भी दो तरीके का होता है, लेकिन अब इसमें आपको केवल बताया गया था कि दो तरीके का होता है। अब वो दो तरीके कैसे परफॉर्म होते हैं उसके बारे में आपको बताया गया। तो जब आप जानेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आप क्वेश्चन का आंसर इजीली और टू द पॉइंट कर पाएंगे, यानी कि फोकस्ड होकर के आप आंसर लिखेंगे, जिससे आपके मार्क्स जो है वो नहीं कटेंगे।
तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रॉम वेयर डू कीमो ऑटोट्रॉप्स डेराइव एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ देयर फूड, यानी कि अपने भोजन निर्माण के लिए रसायन संश्लेषी जो जीव हैं वो कहाँ से अपनी एनर्जी लेते हैं। इसका आंसर है कीमो ऑटोट्रॉप्स डेराइव एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ देयर फूड बाय ऑक्सीडाइजिंग सेम और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड नॉट फ्रॉम सनलाइट, यानी कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से वो एनर्जी नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि अकार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, इसमें एनर्जी जो है उसको मिलती है। यानी कि हम क्या समझेंगे कि भोजन बनाने के लिए ऊर्जा अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है, इस क्वेश्चन को आप सभी नोट करेंगे बच्चों अपनी कॉपी में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आपका 1 नंबर के ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये भी आपका 1 अंक में ही पूछा जाएगा। ये जो प्रश्न है ये भी 1 अंक के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू C4 पाथवे, यानी कि C4 पाथवे हैच एंड स्लैक साइकिल में एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स का यूज हो जाता है या कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे। जब आप हैच साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे, हैच एंड स्लैक साइकिल के बारे में, तब मैंने आपको ये कैलकुलेशन बताई थी जहां पे 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 30 ATP molecules are utilized for the formation of 1 molecule of glucose through C4 pathway, यानी कि एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए 30 ATP मॉलिक्यूल्स का यूज हो जाता है C4 पाथवे में। इसको नोट करेंगे बच्चों। इसको सभी बच्चे नोट करेंगे, है ना। द C4 पाथवे में, C4 प्लांट्स में क्या होता है, C4 प्लांट्स में 30 ATP मॉलिक्यूल्स का यूज हो जाता है एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए, है ना। आप सबको पता है कि केल्विन साइकिल जो होती है वो बेसिक पाथवे होता है और C3 और C4 दोनों में कॉमन होता है, और C4 पाथवे जो है वो स्पेशल आपका कुछ C4 प्लांट्स होते हैं उन्हीं में पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, which wavelength of visible spectrum is maximally absorbed by chlorophyll and which wavelength of light is least absorbed। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 35 में कि कौन सी तरंग दैर्ध्य की जो लाइट्स है, कौन सी वेवलेंथ की लाइट जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में मैक्सिमली एब्जॉर्ब्ड हो जाती है क्लोरोफिल के द्वारा, और कौन सी वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है ना। तो आप सबको पता है कि ब्लू एंड रेड वेवलेंथ्स ऑफ लाइट आर मैक्सिमली एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल पिगमेंट एंड ग्रीन वेवलेंथ इज लीस्ट एब्जॉर्ब्ड। इसीलिए इसी रीजन के कारण ब्लू एंड रेड वेवलेंथ, लाल और नीली तरंग दैर्ध्य वाली जो किरणें हैं प्रकाश की,
उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाती हैं वो क्लोरोफिल के द्वारा, और वहीं पे फोटोसिंथेसिस की यानी कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो सबसे ज्यादा होती है ना। तो ग्रीन वेवलेंथ की जो प्रकाश है वो सबसे कम एब्जॉर्ब होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट है वो हमको किस रंग का दिखाई पड़ता है, वो हमको ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है। बच्चों, आज के सेशन में हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड किए, और आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, चीजें आपको रिकॉल हुई होंगी, और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास में इतना ही, अगले सेशन में हम कुछ और नया करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।